Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 13th of October 2020, Tuesday. Inspiration of the day is study like there is no tomorrow, because if you keep putting off your studies for tomorrow, you will probably be too late. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Nirmalanomics, demand gain without fiscal pain. So on Monday, our finance minister announced a two-pronged stimulus package in order to bolster capital expenditure and stimulus consumer demand for upcoming festive season. And it is estimated that these two schemes are actually going to boost 73,000 crore by the end of this financial year. So number of experts are saying that it is a short of Nirmalanomics. It is a sarcasm. Basically denotes that government wants to push up the demand, government wants to bolster the demand of capital expenditure, but without increasing the fiscal pain or fiscal deficit. Basically कौन सी दो स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करी हैं फॉर स्पेशली फॉर दिस अपकमिंग फेस्टिव सीजन? In one measure, government has initiated direct money into the hands of central government employee, but with a strict conditions on spending towards goods and services. तो बेसिकली जो सेंटर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को LTC मिलती है, उस LTC के लीव में बदले में गवर्नमेंट ने टैक्स इंसेंटिव्स और डायरेक्ट इन हैंड कैश प्रोवाइड करने के लिए कहा है, और विद अ स्ट्रिक्ट कंडीशन कि वो जो भी इन हैंड कैश आएगा, टैक्स एग्जम्पशंस मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, दैट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज ओनली. इसके अलावा जो दूसरा मेजर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, उसमें गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है कि जो स्टेट्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल या कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए कुछ अमाउंट में इंटरेस्ट फ्री लोन स्टेट्स को दिया जाए, जिससे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो कि हॉल्ट पड़े हुए हैं वो रीस्टार्ट होंगे, जिससे कि फर्दर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इनकम जनरेशन होगा, दैट मे इवेंचुअली लीड्स टू इंक्रीज इनटू द डिमांड अगेन. तो बेसिकली ये दो मेजर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल अनाउंस किए हैं इन ऑर्डर टू bolster the capital expenditure and stimulate consumer demand into the upcoming financial year. और अगर मेजर इनिशिएटिव मेजर्स की बात करें तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इनको आप एक बार देख सकते हैं. Although experts are saying it as a stimulus 2.0 or economists are saying that this is actually stimulus 2.0, but without increasing the financial burden on central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको LTC के बदले में टैक्स कंसेशन और कैश प्रोवाइड करने की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करी है, प्रोवाइडेड दैट दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज विद टैक्स रेट अबव देन 12%. मीन्स अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसे गुड्स एंड आइटम्स या सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करते हैं जिनका टैक्स GST टैक्स स्लैब में 12% के ब्रैकेट से ऊपर आते हैं, से 18% और 28%. सो इन दैट केस दे विल गेट टैक्स एग्जम्पशन एंड दे विल गेट cost 3 times the travel fare and equivalent to leave encashment sum before March 31st. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई इस तरह के गुड्स में एक्सपेंडिचर करते हैं तो उन्हें अपने LTC के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा इनकैशमेंट मिलेगा मार्च 31 से पहले. अपार्ट फ्रॉम इट, इंटरेस्ट फ्री एडवांस ऑफ ₹10,000 टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेंडिंग वाया प्री लोडेड रुपे कार्ड. तो आगे आने वाले फेस्टिव सीजन के लिए अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इलेक्ट्रॉनिक या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आइटम पर स्पेंडिंग करते हैं, दे विल गेट फ्री एडवांस फॉर बाइंग ऑफ दोज गुड्स और ड्यूरेबल कंज्यूमर आइटम्स वर्थ ₹10,000 वाया प्री लोडेड रुपी कार्ड. इम्पैक्ट क्या होगा? डेफिनेटली टू बूस्ट द डिमांड फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सच एज रेफ्रिजरेटर, टीवी, वाटर कूलर्स, मिक्सर, वैक्यूम क्लीनर्स, हेयर ड्रायर, इन सब की डिमांड बढ़ेगी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की.
और ऐसा कहा जा रहा है इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट से जो डिमांड बूस्ट होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 36,000 करोड़ की डिमांड बूस्ट होगी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेजर रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पेशल इंटरेस्ट फ्री 50-year लोन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर वर्थ ₹12,000 करोड़। तो ये कह सकते हैं स्टेट्स गवर्नमेंट को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर अपकमिंग ईयर। अपार्ट फ्रॉम इट 25,000 करोड़ एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट बजट फॉर इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए एडिशनल 25,000 करोड़ का पूल क्रिएट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट। इम्पैक्ट क्या होगा, विल लीड टू एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ वर्थ ₹37,000 crore फ्रॉम द स्टेट्स एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट कैन यूज मनी टू फंड न्यू और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स एंड सेटल पेंडिंग बिल्स। इससे क्या होगा, पेंडिंग बिल्स अगर सेटल करेगी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, नए प्रोजेक्ट्स को फंड करती है तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इट मे लीड्स टू इनकम जनरेशन, पब्लिक के हाथ में इनकम आएगी, मनी आएगा, अगेन डिमांड विल बूस्ट। और जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इकोनॉमिक एस्पेक्ट है एज पर द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया, डिमांड को बूस्ट करना जिससे कि इकोनॉमी फास्ट पेस से रिवाइव कर सके। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5, कंजप्शन बूस्ट में बी मार्जिनल। तो कल मंडे को जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 मेजर अनाउंस किए हैं या एक्सपर्ट उसे स्टिमुलस 2 का भी नाम दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी में कंज्यूमर स्पेंडिंग तो बढ़ेगी, डिमांड तो बढ़ेगी by all these 2 policies or measures, but that expenditure or that demand will be increased only marginally. बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ने वाला है एज पर द इकोनॉमिस्ट एंड एक्सपर्ट्स। ऑन द अदर हैंड जो ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री है दैट इज अगेन इरेट बिकॉज ऑफ द डिसीजन गवर्नमेंट हैज टेकन इन ऑर्डर टू रीडायरेक्ट द LTC टूवर्ड्स द कंज्यूमर गुड्स एंड टूवर्ड्स द रिवाइवल ऑफ डिमांड, जो कि फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनका ये कहना है कि द सेक्टर टूरिज्म एंड एविएशन ट्रैवल इज ऑलरेडी गोइंग विद द worst condition because of the COVID-19, and actually sector was hoping for more tax based stimulus in the hands of citizen and more tax based stimulus for industry, but instead of going with these tax based stimulus, government has redirected the LTC money for government employees to buy the consumer goods, and that would dry up the funds available for travel sector. अब यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को LTC के बारे में ना पता हो। बेसिकली गवर्नमेंट ने जो 2 मेजर अनाउंस किए हैं उनमें एक मेजर है जो LTC का मनी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलता है, दैट इज लीव ट्रैवल कंसेशन। LTC स्टैंड्स फॉर लीव ट्रैवल कंसेशन, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको पीरियोडिक टाइम पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए, टूरिज्म के लिए, ट्रैवल के लिए कंसेशन मिलता है, लीव मिलती है। इट इज़ टाइप ऑफ fringe benefits that actually central governments provide to their employees in order to provide certain types of relaxation and employee welfare. तो वो LTC जो 2-3 साल में मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन वाइज वेरी करता है, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 सालों में, किसी किसी में 2 साल के गैप पर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को। तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो जो LTC गवर्नमेंट देती थी अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप बाहर घूम कर आइए ट्रैवल रिक्रिएशन पर्पज़ के लिए, उस LTC का मनी गवर्नमेंट ने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और एक्सपेंडिचर की तरफ डायरेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से जो हमारी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन में है, वो और ज़्यादा नाराज़ हो गई है कि गवर्नमेंट से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट टूर और ट्रैवल सेक्टर को रिवाइव करने के लिए कुछ टैक्स बेस्ड स्टिमुलस पैकेज लाएगी, सिटीजन्स को डायरेक्ट उनके हाथ में मनी देगी जिससे कि ट्रैवल और टूरिज्म इम्प्रूव हो। अब चूंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑलरेडी जो पोटेंशियल था इन द फॉर्म ऑफ LTC की जब भी COVID-19 का इम्पैक्ट थोड़ा सा रिड्यूस होगा, एम्प्लॉय विल स्टार्ट availing the benefits of their LTC and the tourism and travel will resume.
उस एलटीसी के फंड को गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कर दिया है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की तरफ और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की तरफ, जिसको लेकर के ट्रैवल और टूरिज्म जो और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि गवर्नमेंट ने इंस्टेंट ऑफ हेल्पिंग द फाइनेंशियली डिस्ट्रेस टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री दे हैव रीडायरेक्टेड द एलटीसी मनी फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि भले ही गवर्नमेंट ने एलटीसी का इनकैशमेंट कर दिया है और ये कहा है कि जो भी कैश प्रोवाइड किया जाए एलटीसी के इनकैशमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, वो कैश सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय कंज्यूमर गुड्स या 28 या 18% के जो गुड्स आइटम है टैक्स स्लैब है उससे उस पर जो आइटम्स हैं उनको ख़रीदने में उसका एक्सपेंडिचर करें। बट एक्सपर्ट का ये कहना है कि द employee will not prefer to buy these consumer goods by their LTC money. Shop by center may not give consumer spending a big flip, although marginal increment देखने को तो मिलेगा, but employee prefer in cashing LTC rather than spending that LTC money on कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। एक्चुअली जब एलटीसी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एलटीसी मिलता है एम्प्लॉयज़ को, तो एम्प्लॉय के पास दो ऑप्शन होता है, आइदर टू यूटिलाइज द एलटीसी मीन्स आप ट्रैवल टूरिज्म पे जाएं टिकट्स लगा करके या अपने जो होटल्स की बुकिंग सबके बिल रिसीट्स लगा करके यू टेक द पेमेंट। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि एम्प्लॉयज़ अगर एलटीसी पर नहीं जाना चाहते, दे डू नॉट वांट टू गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ ट्रैवल और टूरिज्म, दे कैन इन कैश देयर एलटीसी विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी। कि आप एम्प्लॉय कहता है कि आई डो नॉट वांट टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ एलटीसी रादर देन प्रोवाइड मी द इनकैशमेंट अगेंस्ट दैट एलटीसी। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि एम्प्लॉय जो हैं वो एलटीसी को यूज़ नहीं करेंगे कंज्यूमर गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को बाई करने के लिए, वो प्रेफर करेंगे एलटीसी का इनकैशमेंट। गवर्नमेंट का क्या मोटिव है? गवर्नमेंट का मोटिव है कि लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इट विल स्पर द सेल ऑफ अप्लायंसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इनटू अपकमिंग फेस्टिवल सीजन, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिमांड के प्रोस्पेक्ट्स तो नहीं कर रहे हैं एक्सपर्ट, बट देयर विल बी मार्जिनल इंक्रीज इन डिमांड। ऑन द अदर हैंड टूरिज्म सेक्टर और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ दिस एलटीसी रिडायरेक्शन। तो फिलहाल के लिए ट्रैवल एंड टूरिज्म को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट एनी स्टिमुलस और एनी सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5। हायर कैपेक्स कुड हेल्प स्टेट्स डील विद प्रोजेक्ट्स सेज एक्सपर्ट्स। So this particular news is also related to the government measure that the central government has announced on Monday. The central push for states to increase their spending on projects and clear dues through higher capital expenditure is likely to benefit industry in getting dues clear according to the expert. ऑल्दो एलटीसी वाली स्कीम का तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला डिमांड पे, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये दूसरा मेजर अनाउंस किया है कि जिससे जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करें और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्यूज़ हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, इंडस्ट्रीज़ के, उनको रीपे करें। जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑलरेडी ड्यूज़ हैं अगर हम देखें तो एमएसएमईज़ के बहुत ज़्यादा ड्यूज़ हैं और बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनके बिल्स बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, तो वो सारे बिल्स अब स्टेट गवर्नमेंट क्लियर करेंगे, स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चरल और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड projects. This is because half the spending on infrastructure is done by states. A few other, however, have questioned the requirement for such borrowing since states are unable to meet their basic needs. Expert का ये कहना है, कुछ इकोनॉमिस्ट इस बात के ओपिनियन में भी हैं कि ऑलरेडी जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं दे आर नॉट एबल टू bear the expenses of their basic spending, basic amenities just like health infrastructure, food, water and other day-to-day requirements of their citizens. और उसके बाद जो सेंटर है वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ये कह रही है कि जो पैसा उसे दिया जा रहा है रादर देन स्पेंडिंग ऑन बेसिक एमिनिटीज़ और बेसिक स्पेंडिंग नीड्स, स्टेट गवर्नमेंट शुड स्पेंड दैट मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स दैट आर एक्चुअली लॉन्ग टर्म इन नेचर। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनसे
या उनका इम्पैक्ट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का होता है, लॉन्ग टर्म में उनका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और अभी हो क्या रहा है, अभी हो ये रहा है कि स्टेट्स गवर्नमेंट जो अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स को ही नहीं पूरा कर पा रही, स्पेंडिंग को ही नहीं पूरा कर पा रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर के लिए क्यों कह रहा है। सेंट्रल एलोकेशन ऑफ 25,000 करोड़ इन एडिशन टू 4.13 ट्रिलियन गिवन इन द यूनियन बजट would be provided to states for capital expenditure, and that will be redirected to road, defense, water supply, urban development, domestically produced capital equipments. ऑल्दो इसमें भी हमें एक्सपर्ट्स का डिवीजन देखने को मिलेगा, डिवीजन ऑफ ओपिनियन तो हमेशा ही रहता है। कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को अभी जो बेसिक स्पेंडिंग नीड्स हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको बेयर करने की कोशिश करनी चाहिए, रादर देन गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। और जो कल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करा जो मेजर, उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेसिकली लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर जो होता है स्टेट्स गवर्नमेंट का, उसको बूस्ट मिलेगा, ना कि बेसिक स्पेंडिंग नीड्स को। ऑल्दो a group of experts or economists are saying that this incremental spending could help in boosting the economic activity. क्यों? क्योंकि जो ड्यूज़ हैं अगर उनको गवर्नमेंट क्लियर करती हैं, स्टेट्स गवर्नमेंट बेसिकली, अगर नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको, उन पर एक्सपेंडिचर नहीं भी होता है, जो ऑन गोइंग है उन पर भी एक्सपेंडिचर नहीं होता, बट जो एक्चुअली ड्यूज़ हैं एमएसएमईज़ के, कॉन्ट्रैक्टर फर्म्स के, अगर गवर्नमेंट उनको भी क्लियर करती है बाय यूजिंग दिस मनी, दैट विल इंक्रीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द हैंड्स ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज द इवेंचुअल कंज्यूमर। And this is the pattern of states government led capital expenditure. CapEx जो होता है, it's a short form of capital expenditure. तो capital expenditure को short में हम CapEx बोलते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूसली जो एक्सपेंडिचर है स्टेट्स गवर्नमेंट का इन कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो इंक्रीज हो रहा है। इस बार का जो बजटेड एस्टिमेट्स था फाइनेंशियल ईयर 21 का, दैट वाज 5.70 रुपीज ट्रिलियन। 5.70 ट्रिलियन रुपीस का एक्सपेंडिचर बजटेड था, इंक्लूडिंग बोथ बजटेड एस्टिमेट, बजट में जो अनाउंसमेंट किया था वो किया था सेंट्रल गवर्नमेंट में वो, और जो अभी रिसेंट अनाउंसमेंट किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट करने के लिए वो। Although the success of this measure will depend on the states government, that how states governments are actually going to use this particular interest free money that is given by center government, dues clear करने के लिए या नए प्रोजेक्ट्स को फिनेंस करने के लिए, जो ongoing projects चल रहे हैं उनको रिज्यूम करने के लिए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 6। इंडस्ट्रियल आउटपुट श्रिंक्स 8% in August. National Statistical Office on Monday released the data on industrial output, and as per that data, the industrial production in the month of August was 8% lower than the same month of the previous year, or we can say year on year basis के comparison में अगस्त के महीने में इंडस्ट्रियल आउटपुट जो रहा इंडियन इकोनॉमी में वो 8% लोअर रहा। And this dent in industrial index of industrial production, that is IIP, was over a third of output at the peak lockdown period, जो कि अप्रैल मई में सबसे ज़्यादा लोअर था हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और जिसमें जो सबसे ज़्यादा फॉल देखने को मिला दैट इज़ इन मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टेड विद 8.6%। However, the moderate shrink has been registered by इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो मैक्सिमम टाइम जो कमर्शियल यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का वो इम्पैक्ट हुआ है अगस्त के मंथ में। अदरवाइज नंबर ऑफ जो एक्टिविटीज़ थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ थी, वो रिज्यूम हो चुकी थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में मॉडरेट श्रिंक देखा गया, दैट इज़ ऑफ 1.8%। However, this data seems quite less disappointing
if we actually disintegrate the data into different sectors. अगर इस पर्टिकुलर जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट है का जो डेटा है ये अभी देखने में तो इतना डिसअपॉइंटिंग नहीं लग रहा, बट अगर हम इसको डिफरेंट सेक्टर्स को जाकर के डीप एनालिसिस करें देन वी विल फाइंड दैट आईआईपी फॉर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल स्पेशली फॉर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैड ग्रोन 14.3% in the month of June. और जुलाई के मंथ में 1.8% की ग्रोथ थी, लेकिन जुलाई के बाद एफएमसीजी सेक्टर यानी अगस्त के मंथ में 3.3% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया एंड दैट्स सजेस्टिंग एक्चुअली एफएमसीजी इन्वेंट्री इज आउटपेसिंग द सेल. तो अगर एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि जो इमीडिएटली जैसे इकोनॉमी शटडाउन जैसे ही ओपन हुआ इन द मंथ ऑफ जून तो 14.3% से जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं या एफएमसीजी जो सेक्टर है उसमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली विद 14.3%, लेकिन ये जो ग्रोथ थी दैट वाज एक्चुअली शॉर्ट लिव. क्यों? क्योंकि जुलाई में यही ग्रोथ 1.8% तक फॉल कर गई और इवन इन द मंथ ऑफ अगस्त दिस फेल इनटू 3.3% कॉन्ट्रैक्शन. तो जो एफएमसीजी इन्वेंट्री है दैट इज एक्चुअली आउटपेसिंग द सेल. क्यों? क्योंकि जून के मंथ में 14.3% से ग्रोथ हो रही थी, तो ऐसा एज्यूम किया गया था कि आगे आने वाले टाइम में एफएमसीजी अच्छा परफॉर्म करेगा, तो कंपनीज ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, स्पीड प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था. लेटर ऑन the growth has been moderated in the month of July and August. So because of this moderation into the growth, the FMCG inventory is now outpacing the sale. And the gain that was made immediately after lockdown was lifted were short-lived. क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा डिमांड सप्रेस हो गई थी और जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ इमीडिएटली कंज्यूमर ने एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय करना शुरू किया था, कुछ ने तो होर्डिंग्स और स्टॉकिंग भी शुरू कर दी, जिसकी वजह से 14.3% का ग्रोथ जून के मंथ में देखने को मिला था एफएमसीजी सेक्टर में. बट एक्चुअली जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन होती चली गई ये जो ग्रोथ देखने को मिली थी हमें एफएमसीजी सेक्टर में वो मॉडरेट होती चली गई. जुलाई में 1.8 and that fell 3.3% in the month of August. And this is the graph of IIP growth into different segments: primary goods, capital goods, intermediary goods, infra construction goods, consumer durables and consumer non-durables. तो अगर हम ध्यान से देखें तो प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएरी गुड्स, इंफ्रा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सब सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रियल आउटपुट रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही है दैट इज एक्चुअली निगेटिव फॉर लास्ट 5 months. चाहे अप्रैल से लेकर के अगस्त के मंथ तक ये ग्रोथ जो है वो निगेटिव रही है या इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंक्रीमेंट रहा है वो निगेटिव रहा है. ऑल्दो हमें जैसे कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम हो रहा है धीमे धीमे. अप्रैल के मंथ में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन था हर सेगमेंट में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जुलाई अगस्त तक हम पहुंच रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्शन कम होता जा रहा है. केवल एक ऐसा सेगमेंट है दैट इज़ कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स जो कि हमारा एफएमसीजी सेक्टर है. उसने इमीडिएटली जून के मंथ में जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया, लॉकडाउन लिफ्ट किया गवर्नमेंट ने, तुरंत 14.3% का पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर किया था. लेकिन ये ग्रोथ जो थी वो शॉर्ट लिव थी. लेटर ऑन जुलाई और अगस्त के मंथ में कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स ने, एफएमसीजी ने भी सेम पैटर्न रिफ्लेक्ट किया जस्ट लाइक अदर गुड्स, जो कि अब स्पेशली नेगेटिव टेरिटरी में दैट इज -3.3. अपार्ट फ्रॉम श्रिंक इनटू द कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड IIP, the inflation is also worsening as the economy is going for recovery path. और जैसा कि हमने कई सारी न्यूज़ में ऑलरेडी डिस्कस किया था, फूड इन्फ्लेशन इस समय बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पीक पर है. फूड इन्फ्लेशन हैज़ एक्चुअली क्रॉस द 9 point in the month of July and August. और अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो RBI के टारगेट के अकॉर्डिंग नहीं है, चाहे वो रूरल, अर्बन, फूड और कोर इन्फ्लेशन ही क्यों ना. ऑल्दो जो फूड इन्फ्लेशन है वो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है इस समय RBI को, और
10.68% तक पहुंच गई है इस समय फूड इन्फ्लेशन। अगर हम बात करें रूरल इन्फ्लेशन की, अर्बन इन्फ्लेशन की या कोर इन्फ्लेशन की, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 5.67 से लेकर के 7.43% तक की है। ऑल्दो ये टारगेट भी आरबीआई का ब्रीच होगा, क्योंकि आरबीआई का जो इन्फ्लेशन का मैक्सिमम टारगेट है दैट इज 4 ± 2। इट मीन्स अगर हम रेंज की बात करें तो 2 से लेकर के 6 तक का टारगेट है एज द इन्फ्लेशन क्रॉस द 0.6। इट्स द वरीसम सिचुएशन फॉर आरबीआई एज वेल एज द गवर्नमेंट। और अगर हम यहाँ देखें इस पर्टिकुलर ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग सितंबर लेटेस्ट डेटा तक जो कि अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंग रूरल इन्फ्लेशन, अर्बन इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन सभी ने जो आरबीआई का टारगेट था वो ब्रीच किया था। बस कोर इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा मार्जिन पर है, दैट इज 5.67%। अदरवाइज जो सबसे ज़्यादा पीक पर है दैट इज फूड इन्फ्लेशन। और इसका बेसिक रीज़न भी था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिज्यूम तो हो चुकी हैं बट अपने बहुत ज़्यादा 100% कैपेसिटी से ऑपरेट नहीं कर रही हैं, हम इसे कह सकते हैं फुल कैपेसिटी से ऑपरेट नहीं कर रही, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, होर्डिंग्स को लेकर के इश्यूज़ हैं। इस वजह से फूड के जो प्राइजेस हैं या फूड आइटम्स के जो प्राइजेस हैं, फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है लास्ट 2 मंथ से। और इसी इन्फ्लेशन की वजह से, ये चाहे कोर इन्फ्लेशन हो, चाहे फूड इन्फ्लेशन हो, चाहे हेडलाइन इन्फ्लेशन हो, इसी इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई के पास भी बहुत ज़्यादा विंडो बची नहीं है फॉर मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है और आरबीआई अगर इंटरेस्ट कट में जाती है, जिससे कि फिर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी एंड डिमांड बढ़ेगी तो फिर फर्दर इंक्रीज द इन्फ्लेशन। तो इसी इन्फ्लेशन की वजह से आरबीआई के पास ही बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं है। जो नई एमपीसी बनी है उसमें भी ये कह रहे हैं कि पॉज का जो ऑप्शन है वो ये एमपीसी लेकर चलेगी, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेगी इंटरेस्ट रेट में या बेंचमार्क रेट्स में बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। स्मॉल फार्मा फर्म्स बीट बिगर पीयर इन सैप्ड ग्रोथ फिगर्स। So in the month of September, pharmaceutical sales have been bounced back with 4.5% growth. बट अगर डेटा देखा जाए तो मैक्सिमम जो स्मॉल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उन्होंने बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ग्रोथ डेटा ज़्यादा रजिस्टर किया है इन कंपैरिजन टू द बिगर पीयर्स और द बिगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। केवल अगर सिप्ला और ग्लेनमार्क को छोड़ दिया है तो नंबर ऑफ जो बिगर फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं उनका परफॉर्मेंस इतनी लुक्रेटिव नहीं रही जितना कि स्मॉल पीयर्स में जो स्मॉल फार्मा फर्म्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया। सिप्ला और ग्लेनमार्क के केस में ऐसा क्या है, बेसिकली इनकी कोविड-19 रिलेटेड जो ड्रग्स आती थी उसकी वजह से इनके जो ग्रोथ नंबर्स हैं वो कुछ अच्छे पॉजिटिव दिख रहे हैं। अदरवाइज स्मॉल फार्मास्यूटिकल फर्म्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन द बिगर पीयर्स। And this is the data given for number of firm: Ares, Lupin, Sun Pharma, Corona Remedies, Blue Cross, Zydus. Although Sun Pharma का जो growth rate रहा है that is negative in comparison to other companies. अब देख लेते हैं next clip. Jio Airtel ring in active versus inactive subscriber battle. So Reliance and Jio falling shares of active customers, also known as visitor location register VLR, against the Bharti Airtel's growing number is taking point in telecom circles. बेसिकली VLR क्या होता है? VLR एक डेटा कह सकते हैं एक लिस्ट होती है या नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या सब्सक्राइबर्स होते हैं जो कि एक्टिव हैं ऑन पर्टिकुलर नेटवर्क. Active means they can actually send or receive the calls and they do not have their mobile phone switched off and are not outside the coverage area. तो जो ऐसे consumers होते हैं, जो ऐसे subscribers होते हैं टेलीकॉम में, उनको बोलते हैं हमारे active subscriber और they form the list of VLR, that is Visitor Location Register. For some investors and analysts, Reliance Jio lower figure is definitely कंसर्निंग. रिलायंस जियो का जो VLR में जो लोअर रेशियो है दैट इंडिकेट्स दैट एक्चुअली एयरटेल के जो एक्टिव कस्टमर्स हैं दे आर मोर इन कंपैरिजन टू द जियो. तो अब जियो और एयरटेल एक नई फाइट में आ गए हैं जिसमें दे आर एक्चुअली इंडिकेटिंग दैट दे हैव मोर एक्टिव सब्सक्राइबर बेस इन कंपैरिजन टू अदर. And as per the data, currently Airtel has more active subscriber base
in comparison to Jio. According to the Telecom Regulatory Authority of India, that is TRAI, data for June released last month when the trend came into the sharp focus. Reliance Jio and Airtel had more or less the same number of active subscribers on their VLRs. That is approximately 300 million. But a huge difference was spotted between the two rivals in their respective percentage shares of active customer to their total subscriber base. ऐसे तो देखने में नंबर सेम लग रहा है, बट अगर परसेंटेज से निकाला जाए तो एयरटेल और जियो के बीच में एक ह्यूज डिफरेंस है. क्वांटम के अकॉर्डिंग दोनों के ही नंबर सेम लग रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल सब्सक्राइबर बेस, there's a huge difference between Airtel and Jio. Currently, Jio had over 87 million users who were inactive customer in the month of June, according to the TRAI, and that means only 78.15% of total its subscriber base are actually active. That is creating the concern for Jio. ऑल्दो दोनों ही कंपनीज की तरफ से कोई एक्टिव कमेंट नहीं आया, कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं आया इस पर्टिकुलर इशू पर, बट फॉर जियो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट देयर एक्टिव सब्सक्राइबर बेस इज डिक्रीजिंग. अब देख लेते हैं अनदर न्यूज क्लिप. टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन पॉजिटिव आफ्टर 5 months. So Reliance Jio continued to expand its subscriber base, adding another 3.55 million users in the month of July, and the same month in which Vodafone Idea lost its 3.72 million users, according to the data released by TRAI. On the other hand, Bharti Airtel added a net of 3.26 million wireless subscribers during this month. So now, after the pandemic or the lockdown, now the telecom subscription have started showing growth with the subscription base increasing. So in the month of July, we can easily see into the data कि जुलाई के मंथ में जो सब्सक्राइबर बेस है, चाहे वो भारती हो, एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, रिलायंस जियो, सब में अब पॉजिटिव ट्रेंड रजिस्टर हो रहा है. ऑल्दो अगर हम ध्यान से देखें पिछले मार्च, अप्रैल, मई और जून का डेटा, तो क्लियरली दिख रहा है कि केवल जियो एक ऐसा सेगमेंट, ऐसी कंपनी नहीं जिसमें हर मंथ में सब्सक्राइबर बेस ऐड होता हुआ चला गया. अपार्ट फ्रॉम रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल, इन दोनों ही कंपनीज का मार्च के मंथ से जो सब्सक्राइबर बेस है वो निगेटिव होता चला गया. मीन्स इसके इनके कस्टमर्स जो थे, इनके जो सब्सक्राइबर्स थे, वो उन्होंने सर्विसेज इनकी छोड़ रहे थे, अनसब्सक्राइब कर रहे थे भारती एयरटेल को और वोडाफोन को. ऑल्दो जुलाई के मंथ्स में जियो, वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल, इन तीनों ही कंपनीज के जो सब्सक्रिप्शन बेस है वो इंक्रीज हुआ है. Although in comparison to the previous month, Jio performance is comparatively lower into the month of July. आज की vocabulary of the day is bolstering. Bolstering means संभालना, सशक्त बनाना. Paltry. Paltry means तुच्छ, insignificant, pinpoint, and pity are the synonyms of paltry. All these are the references. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. That's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.